आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी होता है मिर्गी। कभी आपने अपनी लाइफ में कोई मिर्गी का मरीज देखा है? दौरे पड़ते देखे हैं? मैंने जो देखे हैं ना वो इस तरह होता है कि दौरा जब पड़ता है ना तो एक तो ये बाजू और टांगे बहुत शदीद झटके आ रहे होते हैं ना, और ये पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं यूँ, ठीक है, और ऐसे 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 झटके आ रहे होते हैं, और टांगों में भी ऐसे झटके आ रहे होते हैं, या तो वो यूँ उठा उठा के मारता है टांग, या यूँ हो रहे होते हैं, मतलब शेकिंग हो रही होती है और बहुत तेज हो रही होती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम जो हॉस्पिटल में करते थे कि पेशेंट को नॉक डाउन कर देते थे, इसको भी ज़रा देखते रहना। वैसे नॉक डाउन कर देते थे, उससे क्या होता था कि पेशेंट कोई 1 घंटा 2 घंटे सुकून में रहता था, तो ज़ाहिर बात है बेंजोडियाज़ेपिन जो है वो यूज़ करते थे उस वक्त। तो उसके बाद ये है कि फिर वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है ये आपका लास्ट चैप्टर है सीएनएस का। इसके बाद आपका दिल शुरू होने वाला है, और दिल की जो आप मेडिसिन पढ़ेंगे, चाहे उसका कुछ भी पढ़ेंगे, इतना इंटरेस्टिंग है और इतना मजे का है कि इससे भी ज्यादा आप दिलचस्पी से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एपिलेप्सी जो सीएनएस की एक बीमारी है और तकरीबन बहुत आम पाई जाती है, और इसकी कई वजूहत होती हैं और कई तरह की अलामत होती हैं। कुछ फिट्स ऐसे होते हैं जो रात को सिर्फ पड़ते हैं नींद में और पेशेंट को पता भी नहीं होता। मेरे पास लास्ट टाइम एक पेशेंट आया था, वो कहता है जी मुझे नहीं पता होता, साथ वाले बताते हैं कि आपको ऐसे दौरा पड़ता है। इसके अलावा दिन में भी दौरे पड़ते हैं, कोई किसी को पानी को देख कर दौरा पड़ता है। और इसके उसका क्या होता है, वो 2 तरह की होती हैं, जिसको हम एक पार्शियल एपिलेप्टिक अटैक्स कहते हैं और एक को कहते हैं जनरलाइज एपिलेप्टिक अटैक्स। ये मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा थीम बता दूं, फिर इसको शुरू करते हैं। ये जो पार्शियल होता है ये ब्रेन के किसी एक हिस्से में कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, लेकिन जो जनरलाइज होता है उसके ब्रेन के तकरीबन ज़्यादा हिस्से जो है वो फॉल्टेड होते हैं। तो उनमें जो ये जो पार्शियल वाला है ये जल्दी क्योर हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर आप सही डॉक्टर के हाथ से चढ़ जाते हो तो। और जो जनरलाइज्ड वाले होते हैं वो ठीक नहीं होते, वो मेडिसिन यूज करते रहते हैं अनटिल अनलेस कि उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सम रीजन। जैसे कोई पानी के सामने जाता है, उसको दौरा पड़ जाता है। अभी मेरा रिसेंटली एक कज़न फौत हुआ है, हालांकि उसको पानी पे पहले कभी दौरा नहीं पड़ा था, फर्स्ट टाइम पड़ा, और तकरीबन 25-26 साल उसकी एज थी, यंग था बिल्कुल, और घर का यूँ समझने के सहारा तो बना हुआ था, सारा काम करके कर रहा था। वो पानी लेने गया है टरबाइन पे, तो वहाँ से उसे दौरा पड़ा, वहीं पे पानी में गिरा, जो है डेथ होगी डेफिनेटली जब वो ड्राउन कर गया। तो उसके उसमें इसके अलावा एक होता है रोशनी की वजह से भी फिक्स पड़ते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था, बच्चा था इतना कोई 11-12 साल का, उसको टीवी देखते हुए फिक्स पड़ते थे, तो मैं हमारे पास जो मेडिसिन होती है हमने उसको यूज कराई, अल्लाह की करम से ठीक हो गया था। अब हम एपिलेप्सी को पढ़ते हैं। एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम एबनॉर्मल। एपिलेप्सी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, काजिंग सीजर। सीजर कहते हैं जो झटके आते हैं, वैसे इसको हमारी जबान में दातन कहते हैं, दातन पड़ गया, ठीक है, और झटके लगते हैं पेशेंट्स को, और पेशेंट झटकों के साथ साथ मुंह जो है वो इस तरह कर लेता है, और अक्सर इसमें इस एपिलेप्सी में 99.9% जो है वो आपकी जो पेशेंट जो आपका सब्जेक्ट होता है उसकी जुबान कट जाती है, ठीक है। सीजर्स ऑफ पीरियड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर एंड सेंसेशन, यानी एक ऐसा पीरियड होता है, वो 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 का, 20 मिनट का, तो उसमें अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा होता है। ये मतलब कुछ फिट्स ऐसे भी होते हैं कि पेशेंट को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, आपके सामने बैठा, आंखें खोल के बैठा है। हमारे यहाँ 7 हमसाया है, आपके हस्बैंड उनको जानते हैं, वो मेडिसिन एपीवाल ले जाते हैं उनसे, तो वो जो है वो ऐसे बैठ जाता है, या हल्का सा ऐसे, बस कुछ भी नहीं होता। वो भी एपिलेप्सी का एक पीरियड होता है अनयूजुअल बिहेवियर का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस या कॉन्शियस, यानी समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ दौरों में ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है और आप बेहोश हो जाते हैं। Sudden imbalance occurs between inhibitory and excitatory neurotransmitter. It occurs due to overactivity of excitatory neurotransmitter that cause high action potential. एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपके पास जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्लूटामेट और एस्पारेट को, और जो इनहिबिटरी थे हमने गाबा पढ़ा था और ग्लाइसिन पढ़ा था, ठीक है। तो जो इसमें मेडिसिन हमने देनी है डेफिनेटली वही जो गाबा को डिक्रीज करती है, गाबा के लेवल को इन्हांस करती है, वो क्या नाम है, हमने उसको पढ़ा था बेंजोडाज़ेपिन। वो अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, हम सिर्फ अभी एपिलेप्सी को जो है वो कर रहे हैं डिस्कस। अब इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो आपके होते हैं ना न्यूरॉन, ऐसे होते हैं ना, ठीक है, ये डेंड्राइट बने होते हैं ऐसे, इस तरह डेंड्राइट बने होते हैं। अब ये जो एक एक्सोन न्यूरॉन से निकल रहा है, दूसरा एक्सोन निकल रहा है, यहाँ पर वो आकर मसल पे पहुंचता है। यहाँ से हमने देखा था एक यहाँ पे हमारे पास एक खाली जगह थी जिसको हमने क्या कहा था, सिनैप्स, सिनैप्स कहा था ना। इसी तरह यहाँ जो खाली जगह होती है इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन,
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। अब हमने आज ये देखना है कि ये जो फिट्स पढ़ रहे होते हैं ये कैसे पढ़ते हैं और ये इनमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो हमारे ये वाले डेंड्राइड्स हैं ना, यहाँ पर गेट लगे होते हैं। क्या होते हैं? गेट। ये गेट लगे होते हैं। इन गेट से हमारे जो आइंस हैं वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यही वाला सेल हम इस तरह बनाते हैं, लंबा करके, सॉरी इसको हम नहीं बनाते, नीचे वाली लाइन को बनाते हैं, ऊपर वाली को हम यहाँ पे एक गेट लगा देते हैं, फिर इधर दूसरा गेट लगा देते हैं, फिर इधर तीसरा गेट लगा देते हैं, फिर इसी तरह यहाँ चौथा गेट लगा देते हैं। तो ये इसी सेल को खोल के बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये गेट लगे हुए हैं। यहाँ से सोडियम आयन आपके ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे फर्ज करें कैल्शियम आयन ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे पोटाशियम सॉरी यहाँ पे पोटाशियम आयन ट्रेवल कर रहे हैं। और कहीं ऐसा भी होता है कि चले हम इधर थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं, कहीं ऐसा होता है कि पोटाशियम कैल्शियम इकट्ठे ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जितने भी आयंस हैं हम इनके ऊपर ये आयन की निशान लगाते हैं, इस पे 2 भी लिखना होता है। तो कहीं ऐसा होता है सोडियम कैल्शियम इकट्ठे ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये एक नॉर्मल उसमें कर रहे होते हैं ट्रेवल, अपनी नॉर्मल मिकदार में चल रहे होते हैं। जब कभी इनकी मिकदार में ज्यादती हो जाती है, मिसाल के तौर पर आपके घर में एक गेस्ट आया है, आप बड़े खुश होकर उसको वेलकम करते हैं, आप उसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह दूसरा आ गया डजन मैटर, तीसरा आ गया डजन मैटर। जैसे खातून खाना के लिए ये ज्यादा होता है परेशान क्यों। तो जब यकदम से आपके पास 30 गेस्ट आ जाते हैं तो खातून खाना यूं भाग रही होती है, ठीक है। सिमिलरली हमारे आइंस जो है वो आ रहे हैं, एक आ रहा है अपना प्रॉपर ट्रैवल कर रहा है, करता रहे, कोई इशू नहीं, दूसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा। लेकिन यकदम से जब ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर आपकी जो ब्रेन में जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उस एबनॉर्मल एक्टिविटी का जो पीरियड होता है वो एंड्यूरियल बिहेवियर का भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस का भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ ये बात समझ आई है आपकी? यानी ये आइंस जो हैं और इस सारे एक्शन को हमने हार्ट के चैप्टर में फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जहां पर आइंस ट्रेवल कर रहे हों, जैसे हमने पढ़ा था कि हार्ट के पास जब आता है क्या आता है, मैसेज आता है, उस मैसेज में हमने क्या कहा था? इम्पल्स। क्या कहा था? इम्पल्स। सिमिलरली यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये जो आइंस हैं ये एक इम्पल्स लेकर आते हैं, इस यहाँ से इसको कहते हैं ये मैसेज आगे भेज दे, वो आगे भेज देता, वो आगे भेज देता है। अगर आगे आके आपके पट्टे में फर्ज करें, आप हाथ यूं करें और मैं यहाँ मार दूं कोई चीज़, या वैसे भी कहीं से आके कोई चीज़ गिरे तो आपके पट्टे पे फौरन वो जो मैसेज है वो यहाँ पर उन्होंने ट्रेवल करना होता है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ कि अगर आप 1 सेकंड के 1000 हिस्से बनाएं तो उसके 8 हिस्से में, 1000 के 8 हिस्से में ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये जो आपके आइंस हैं ये जो एक प्रॉपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक्शन पोटेंशियल चल रहा होता है, लेकिन जब वहां ज्यादती होती है तो फिर ये वाला आपको डिसऑर्डर होता है, ठीक हो गया। यहां तक बात समझ आ गई? अगली बात है, अब यहाँ पर देखें, यही बात यहाँ में मैंने लिखी है और समझाने के लिए बनाया। चेंज इन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन इन द मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस पैसेज ऑफ एन इम्पल्स इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। यानी ये जो है ये मेम्ब्रेन है, कौन से वाली? ये वाली, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बनाई है और इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिकल चेंज आ रहा होता है, ये जो इम्पल्स होती है इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। और ये जो आयंस होते हैं ये आपके बिजली की तरह चूंकि फंक्शन करते हैं। अभी आपकी ये जो बिजली है मिसाल के तौर पर मुल्तान से छोड़ते हैं, विद इन अ सेकंड इधर पहुंच जाती है, तो ये भी इस तरह की होती है, इसलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन, ठीक हो गया। इन मेम्ब्रेन ऑफ नर्व पैसेज ऑफ एन इम्पल्स इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा रही हैं, मैसेज आ रहा है, इसको कहा जाता है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल ओपनिंग ऑफ ऑल चैनल अकर स्टेप बाय स्टेप, ठीक हो गया। ये गेट स्टेप बाय स्टेप खुल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा स्टेप बाय स्टेप होता है विच काज डीएक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स की डीएक्टिवेशन काज करते हैं। इन एपिलेप्सी देयर इज एबनॉर्मल हाई एक्शन पोटेंशियल। यानी एपिलेप्सी जब हो रही होती है तो यही वाला जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है ये एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे आपने कभी कोई वीडियो देखी होगी, कहीं कोई जलसा हो रहा होता है तो एकदम से वो खाना जो खोलते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं। सिमिलरली ये वाला होता है कि ये जो आयंस आपके हैं ये टूट पड़ते हैं, ठीक हो गया। और होता क्यों है? ये कहीं डिसऑर्डर आ रहा होता है आपके, और मैंने आपको जो नॉर्मल साइंस जो है वो मैंने आपको नॉर्मल सिम्टम ऑलरेडी बता दिए। अब इससे आगे चलें। आगे वो कहता है कि टाइप्स ऑफ सीजर्स कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ अगर हम लिख रहे हैं
कि टाइप्स ऑफ सीजर, बल्कि आप इधर नहीं लिखते उधर ही लिखते हैं ताकि आपको फिर याद करने में आसानी हो। टाइप्स ऑफ सीजर, सीजर का मैंने बता दिया कि झटके जो लगते हैं उनको सीजर्स कहते हैं। इसका जो पहला होता है, पहली टाइप होती है वो होती है पार्शियल, यानी इसको हम यूं करते हैं एक नंबर पे पार्शियल सीजर्स, और दूसरे नंबर पर हम कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई कि ये दो किस्म के सीजर्स होते हैं जो यूजुअली देखने में आते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, वो यहाँ साथ लिख देते हैं। अभी जो कुछ बचेगा फिर वो नेक्स्ट लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। पहले नंबर पर लिखा होगा बेंजोडियाजेपिन, लिखा हुआ है बेटा। अच्छा, इसमें आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है वहाँ पर पिछले जो चैप्टर में, तो ये वहीं से पढ़ लेंगे, इसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन इतना बता दूं, हिप्नोटिक में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये गाबा को इंक्रीज करता है ताकि ये जाके वहाँ पे इसको उसके लेवल को बराबर करे। फिर एक और लिखा हुआ है गाबा एनालॉग। ठीक है, पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है गाबा एनालॉग। एनालॉग होता है कि सेम। ठीक है, इसमें बेंजोडियाजेपिन में तो पता नहीं कोई ड्रग लिखी है, इसमें गाबा एनालॉग में कौन सी लिखी हुई है? गैब, बेटे इधर बुक से बता दो, लिखी हुई है गाबा पेंटीन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गाबा पेंटीन, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। और तीसरी जो लिखी हुई है वो कौन सी लिखी हुई है? फिनो है, फिनो, अरे बाबा, फेनिटोन, फेनिटोइन, सॉरी। ठीक है, तो ये इट्स ए ड्रग है। ठीक हो गया। एनालॉग का मतलब होता है, सॉरी ये तो ज्यादा ही ऊपर चला गया। एनालॉग का मतलब होता है वैसा ही। ठीक है ना, अक्सर हमारे कहते हैं जितना सा प्योसी हो ही निकला हुआ है भी। ठीक है, यानी ये ऐसी दवा है जो गाबा से ना तो बनती है, ना ही गाबा के का कोई गाबा को जाके इसने कंट्रोल करना था, लेकिन इसका जो एक्शन है वो गाबा के जैसा ही है, ये वाला गाबा। ठीक है, तो इसका एक्शन वैसा ही है। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कहते हैं कि वो जो फलां टीचर पढ़ाते हैं ये सर भी वैसे पढ़ाते हैं, हो सकता है मैं उन्हीं सर के नोट्स पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है मैं उनसे पढ़ा हूँ तो मैं वैसा पढ़ा रहा हूँ। तो ये एनालॉग का ये मतलब होता है कि वैसा ही एक्शन करना। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो अपने सॉरी फेनिटोइन जो ड्रग है, इसकी जो क्लास है वो है हाइडेंटाइंस। इसको मैं अगर रेज करके लिखूं तो जैसे ये गाबा एनालॉग लिखा है तो इसको हम लिखते हैं हेडेंट, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं लिख कर आया हूँ। इसमें आती है फेनिटोइन, फेनिटोइन। ठीक है, अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है। तो इसके फेनिटोइन को हम सिमिलरली वैसे जैसे हम कहते हैं हर ड्रग को कि दिस इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, उसके बाद हमने इसके लिखने हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, तो उसमें हम सादा लिख देंगे टेकन ओरली। फर्ज करें मैं यहाँ अगर हेडिंग दे भी दूँ, ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ADME, यही लिखते हैं ना। अच्छा, ए में हम लिखते हैं टेकन ओरली एंड IV। ठीक है, अच्छा जी। डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरा कम है, वो जो मैंने लफ्ज़ों में लिखा हुआ वही लिख के आपको दे देते हैं ताकि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 90%। यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 90%। The drug binds with कौन से थे प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। Almost 90% drug binds with प्लाज्मा प्रोटीन।
आपको याद होगा हमने कहा था जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है वो इनएक्टिव हो जाती है, वो काम ही नहीं करती। तो 90% जो है ये ड्रग वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, इसलिए इसकी ज़्यादा मिकदार देनी पड़ती है। ठीक हो गया, ताकि 10-10% ही बचे तो फिर भी काम कर जाए। इसके अलावा हम लिखेंगे मेटाबोलाइज बाय लीवर और एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। यहाँ बस मैं आपको सादा सादा लिख रहा हूँ, लीवर और यूरिन, और ये आपने खुद ही लिख लेना है क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है। अब इसका जो एक्चुअली जो हमने लिखना होता है, क्या लिखना होता है, मोड ऑफ एक्शन। ठीक है बेटे, तो हम मोड ऑफ एक्शन यहाँ लिख लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन को हम क्या लिखते हैं, फार्माको डायनामिक्स, ये लिख लें फिर कहीं आप गलती ना करते हैं। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं, हमने जैसे पढ़ा तो हम कहते हैं कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि एक जो वोल्टेज गेटेड हैं चैनल्स, जो हमने यही देखे थे, सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल, तो उनको कैसे ब्लॉक करता है, हम लिखते हैं एट नॉर्मल डोज दिस ड्रग ब्लॉक्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। एट नॉर्मल डोज दिस ड्रग ब्लॉक्स सोडियम चैनल गेट, यानी सोडियम के चैनल को ये ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक उस वक्त करना पड़ता है जब इतने सारे गेस्ट आपके घर आ गए हैं और आप परेशान हैं कि किसको हैंडल करें और किसको ना करें, तो फिर आप दरवाजे ही बंद कर देते हैं, यार छोड़ो यार कोई और ना अंदर है। ठीक है, तो एट हाई डोज या हाई कंसंट्रेशन इट कैन ब्लॉक, एट हाई डोज या कंसंट्रेशन दोनों आप लिख सकते हैं, इट कैन ब्लॉक वोल्टेज, वोल्टेज कौन सी, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स। जब ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है तो फिर क्या होता है, 10 डिक्रीज इन क्या लिखा है इसने, एक्शन पोटेंशियल इन नर्व सेल, एक्शन पोटेंशियल इन नर्व सेल। थोड़ी डोज में ये जाके सोडियम को ब्लॉक करती है, सोडियम वाले गेट को, और ज़्यादा डोज में कैल्शियम वाले गेट को। जब ये दोनों ब्लॉक कर देती है तो क्या होता है, डिक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल इन नर्व सेल। ये जो सेल हमने खोल के दिखा था यहाँ पे, इसी सेल में जो एक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, तेज हो जाता है ना। पहले तो नॉर्मल चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इट्स ओके, लेकिन जब तेज हो जाता है तो फिर आप जब ये दवा देते हैं, कौन सी, फिनोटोइन, तो फिर ये ऐसे होता है। फिर हम लिखते हैं यूजेस ऑफ फिनोटोइन, यहाँ पर लिख लेते हैं यूजेस ऑफ फिनिटोइन, सॉरी फिनिटोइन, वही सेम जो हम लिखते हैं, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट, तो हम लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट पार्शियल सीजर्स। यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट पार्शियल सीजर्स। इसी तरह हम लिखेंगे इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट जनरलाइज्ड सीजर्स। फिर हम इसके एडीआर में एक ही बात है, और जो ज़रूरी है, जो आप देखें, जो किसी ड्रग में यूनिक बात होगी ना, उसको आपने लाजमी लिखना है। क्या करना है, लाजमी लिखना है। तो इसमें क्या इसकी जो एडीआर है, गम हाइपरट्रॉफी। क्या क्या होता है गम हाइपरट्रॉफी, किसी को पता है? ये जो हमारे मसूड़े हैं ना, मसूड़े ये सूज जाते हैं, ठीक है, और जब ये दवाई लेना बंद कर दोगे तो आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसकी तस्वीर जल्दी से बना लें, हम आगे चलें, क्योंकि वो दूसरी इसके साथ ही करनी है हमने। बस इसको चलने दें, जल्दी जल्दी बना लें। बन गए जी बेटा, हो गया, बन गए? अच्छा, चले हम ये जो इसकी दूसरी है ना गैबापेंटीन, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसके आगे ही इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और ये जो ऊपर ये चीज़ें हैं ये भी बच रहे हैं। वो सॉरी, ये तो ज़रूरी था। चलें, अब आपको पता तो है
चलें जी, अब अगली जो ड्रग है वो है गाबापेंटीन। इसको भी हम वही लिखेंगे, इट इज एन एपिलेप्टिक, इट इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, फिर इसके आगे इसका फार्माकोनाइटिक्स में जो है वो वही चीज़ें, सॉरी फार्माकोकाइनेटिक्स में टेकन ओरली एज, यहाँ अगर मैं यहाँ लिखूँ इसके, तो ए में हम क्या लिखेंगे, टेकन ओरली एज टैबलेट कैप्सूल। मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, सिरप। ठीक है, इसके बाद इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मेटाबोलाइज जो है वो नॉट एप्रिशिएबली मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, बल्कि इसका पता ही नहीं है फिलहाल ना। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है हम लिखते हैं नॉट एप्रिशिएबली मेटाबोलाइज्ड, और एक्सक्रीटेड बाय, यानी जब ये इसका पता ही नहीं है कि कैसे मेटाबोलाइज होती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक्सक्रीट जो करती है रीनल एक्सक्रीशन से अनचेंज फॉर्म, रीनल एक्सक्रीशन इन अनचेंज फॉर्म, एक्सक्रीशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, अब आ गया इसका फार्माकोडायनामिक्स, जो हम इधर लिख लेते हैं। फार्माकोडायनामिक्स में हम यही बताएंगे कि ये कैसे काम करती है। तो हम कहते हैं गाबापेंटीन इज एन एनालॉग ऑफ गाबा, यानी ये गाबा की तरह काम करती है, यानी जिस तरह हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, जो काम गाबा न्यूरोट्रांसमीटर करता है ये भी वही करती है। However, it doesn't act as GABA receptor, more enhance GABA activity. अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे, गाबापेंटीन इज एन एनालॉग ऑफ गाबा, सॉरी, गाबापेंटीन is an analog of GABA। ठीक है, यानी ये GABA का एनालॉग है, और it however it doesn't act at GABA, however it doesn't act as या at GABA, at भी लिख सकते हैं, यानी गाबा जो आपका रिसेप्टर है उस पे ये कोई काम नहीं करती। मोर इनहांस गाबा एक्टिविटी, लेकिन ये क्या करती है, गाबा एक्टिविटी को इनहांस कर देती है, इसीलिए इसको गाबा एनालॉग कहा जाता है, यानी जो आपका गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। अच्छा जी, फिर हम क्या कहते हैं, इट इनहिबिट्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, इट इनहिबिट्स वोल्टेज कैल्शियम चैनल एज अ रिजल्ट देयर इज, अच्छा ये जो दवा है ये सिर्फ कैल्शियम चैनल को कर रही है, वो तो सोडियम और कैल्शियम दोनों कर रही थी। एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल इन नर्व सेल। ठीक हो गया जी। यूज इसका क्या है, वही सेम जैसे हमने उसका लिखा है, ट्रीट इन पार्शियल सीजर और इन ट्रीट इन दूसरे जो जनरलाइज सीजर है। और इसका जो एडीआर है वो थोड़ा सा है, बिहेवियर चेंजेस होगी, डिजीनेस होगा, इंसोम्निया होगा। इसको चूंकि हमें लिखना पड़ेगा, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो हम एडीआर लिख लेते हैं। ठीक है, यूजेस आपको बता दिए हैं, एडीआर लिख लेते हैं। डिजीनेस, डिजीनेस के बाद क्या बताया मैंने, बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस के बाद क्या है जी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सॉरी
इंसोम्निया, इंसोम्निया का याद है ना? हैं? जो नर्व के अंदर कोऑर्डिनेशन है वो उसका लॉस हो जाता है। इंसोम्निया का पूछा मैंने, हैं? पता है क्या होता है? नींद का ना आना। शाबाश मेरे लाल, चलो बंद कर दो इसको।